हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एटम चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे इस वीडियो को देख लेंगे ना लास्ट तक, तो मेरा ऐसा मानना है कि 4-5 क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली बना के आओगे। तो प्रत्येक बच्चे इस वीडियो को ढंग से देखें, समझ के देखें और समझने का प्रयास करें कैसे कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, है ना। रटने का प्रयास नहीं करें, समझने का प्रयास करें कि भाई सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बाबू इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन बुक से लिए गए हैं और बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है ना, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ना। सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, मतलब सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। क्लियर। तो बाबू सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, देख लो बाबू कि परमाणु का आकार क्या होता है ना। परमाणु का आकार 10 के पावर -10 मीटर होता है, सबको पता है। साइज ऑफ एटम इज 10⁻10 मीटर, है ना। अगर न्यूक्लियस की बात करेगा तो -15 मीटर होता है। ठीक है, अब देख लो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन के कारण होता है ना। इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द रीजन फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। देखो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन में क्या हुआ था ना कि भाई एटम्स है ना, अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया गया। क्लियर। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल को पास करवाए, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको पता है कि नहीं। अब देख लो तो जो वहां पर है ना, जो जैसे न्यूक्लियस से पास किया तो वो जो पार्टिकल था ना, वो विकर्षण हो रहा था उसमें, यानी रिपल्सन हो रहा था, है कि नहीं। देख लो भाई, इसको समझना जरूरी है ना। अगर आप थ्योरी पढ़े हो अल्फा पार्टिकल्स वाला, अल्फा स्कैटरिंग का थ्योरी अगर पढ़े हो तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जा रहा होगा। इसका आंसर कौन होगा भाई, विकर्षण बल। देख लो, रिपल्सिव फोर्स होगा। देख लो, ध्यान दो, सुनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग साबित करता है, क्या साबित करता है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है। जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, ये साबित करता है भाई कि आपका जो न्यूक्लियस है ना, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, देख लो, न्यूक्लियस पर धन आवेश होता है, नाभिक पर धन आवेश होता है। कैसे होता है, धन आवेश, है कि नहीं। देख लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि प्रकीर्णन अल्फा कण का पथ कैसा होता है। ठीक है, द पाथ ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। तो जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स होता है ना, इसका जो पाथ होता है वो हाइपरबोलिक होता है। देख लो भाई, हाइपरबोलिक है ना, अति परवलय होता है। क्लियर। अब देख लो, और फिफ्थ क्वेश्चन क्या करा भाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि जब हीलियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह बदल जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन का जब हीलियम परमाणु त्याग करेगा ना, वो किस में बदल जाएगा। व्हेन एटम ऑफ हीलियम न्यूक्लियस लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स। तो जैसे हीलियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ना, वो अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल, आपको पता है कि देखो 2He4 ये हीलियम परमाणु होता है, और ये सुनो, यहाँ से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाता है। आंसर क्या होगा, ए। चलिए सिक्स में आते हैं बाबू। सिक्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम h/2 पाई। हम पढ़े हैं जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है ना, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्लियर। मतलब बोर ने क्या बताया था ना कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो टोटल ऑर्बिट में नहीं घूमता है, वो केवल उसी में घूमता है जिसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 7 नंबर में। और सुनो, हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होता है। द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनाना है ना, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना पड़ेगा रेडियस के लिए, 0.529 n²/z एंगस्ट्रम। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला होता है। वेयर एन क्या है भाई, एन हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट। देख लो, एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। क्लियर। नंबर ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या है, कक्षा की संख्या, और एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, परमाणु संख्या। अब देख लो, तीसरा कक्षा का बात हो रहा है, तो तीसरा कक्षा में क्या करेंगे भाई, इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एन का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। और बाई जेड कितना होगा, तो अब बताइए हाइड्रोजन के लिए जेड कितना, 1 होता है, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 से, ये तो 9 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4.77 है ना, 4.77 एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लो,
कभी भी अगर मान लो दूसरा का पूछता, पांचवा का पूछता, 10वां का कुछ भी पूछे, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एन का वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब देख लो, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ। 8 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है ना कि दिए गए इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए कौन सा संबंध सही है, विच रिलेशन इज ट्रू फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बिलो। तो इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है ना, तो v इज इक्वल टू होता है 2πk²/h। क्लियर। यहाँ पे देख लो जेड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। आप देख लो, तो यानी भी जो है ना प्रोपोर्शनल किसका हुआ, जेड का। देख लो बाबू, भी किसका प्रोपोर्शनल है, जेड का प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली किसका है, एच का है। तो ये बी आंसर इसका सही है। अब डायरेक्टली बी आंसर को आप कर सकते हो, ये अगर फॉर्मूला मान लो नहीं भी याद आपको है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर से इसको बना सकते हैं। वेलोसिटी निकालने का ये तरीका होता है। चलो आगे। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, देख लो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि हमारे पास देख लो भाई, दिए गए कथन में हाइड्रोजन परमाणु के लिए कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना। हमारे पास 4 ऑप्शन है, देख लो। तो एक्चुअली में जो नाम है देखो, इसको कोणीय संवेग को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम बोलते हैं बाबू, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं सुन लो, सॉरी, इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं एनर्जी, है ना। देख लो भाई, ध्यान दो। तो देखो कोणीय संवेग का जब बात होता है तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया था n/h/2π, यानी एल प्रोपोर्शनल किसका है, एन का है। तो ये तो ऑप्शन गलत है, यहाँ तो ये ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है हमारा, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, नहीं होगा, सही नहीं है। क्लियर। अब देख लो, अब बी में आते हैं बाबू, बी ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। बी में क्या करें, ये तो ए ऑप्शन हो गया। अब बी ऑप्शन में आ जाओ, तो बी क्या कर रहा है बताओ, रैखिक संवेग, यानी सुन लो, यानी P इक्वल टू एम होता है, तो यहाँ भी तो रिलेशन गलत है, ये भी नहीं होगा। और सी में आते हैं बाबू, सी में क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि रेडियस प्रोपोर्शनल होता है 1/n का। अभी मैंने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 0.529 n² बाई जेड एंगस्ट्रम। क्लियर। यानी आपका R जो है ना n² के प्रोपोर्शनल है, तो ये आंसर भी रॉन्ग है। क्लियर। अब देख लो, फोर्थ में आते हैं, फोर्थ क्या कर रहा है, तो फोर्थ में एनर्जी का बात हो रहा है ना। एनर्जी जो है -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, फॉर्मूला इसका। एनर्जी तुम पढ़ा होगा, है कि नहीं। ये फॉर्मूला इसका यूज करते हैं हम लोग एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ना बाबू, वो प्रोपोर्शनल है 1/n² का। सो ये आंसर जो है हम लोग का मैच खा रहा है। देख लो, ये आंसर राइट आंसर है, डी आंसर राइट आंसर है। क्लियर। और डी आंसर यहाँ पर होगा, देख लो भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10th नंबर। और 10th नंबर में कह रहा है ना, सुन लो, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा कितना होता है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। हाइड्रोजन के लिए कुल ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, -1/8πε0 Zd²/r। क्लियर। जब यहाँ पे सुनो, जब यहाँ पर हम लोग 4 से गुना करेंगे ना, तो ये 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 होता है, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में तो ऐसा कोई है नहीं, तो अब अगर 8 को हम लोग चाहेंगे तो 4 × 2 कर सकते हैं। देख लो, 8 को हम कितना 4 × 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यही 2 को यहाँ पे कर दे रहे हैं, बाकी 4 आगे बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन होगा, डी। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला का आगे भी यूज करते हैं। क्लियर। अब देख लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 11th नंबर क्वेश्चन सुन लो भाई। और बोर परिकल्पना के अनुसार हाइड्रोजन समान परमाणु के स्थायी कक्षा का गति ऊर्जा के लिए कौन संबंध सही है, विच रिलेशनशिप आर ट्रू फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द परमानेंट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम अकॉर्डिंग टू बोर हाइपोथेसिस, है ना। देख लो, बोर के अकॉर्डिंग कौन सही है। देखो, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच अगर रिलेशन निकालते हैं हम लोग, देख लो भाई, तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का जब पोटेंशियल के साथ अगर रिलेशन निकालेंगे बाबू, काइनेटिक का फॉर्मूला देखो ये होता है 1/8πε0 Zd²/r। क्लियर। अब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है -1/4πε0 Zd²/r।
क्लियर? ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ना, ये बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी नहीं है। हाइड्रोजन एटम के लिए काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, आप पढ़े भी होंगे तो आपको ये पता होगा। अब तुम बताओ काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या है? तो हम लिख सकते हैं बाबू, देख लो, अगर हम चाहेंगे ना तो काइनेटिक को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट JD स्क्वायर बाई आर। क्लियर? देख लो, ये तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, है कि नहीं? अब अगर यहाँ से हम, ध्यान दो, अगर यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से इस पूरे वैल्यू को अगर हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, तो ये माइनस जो है ना इधर आके साइन आ जाएगा माइनस का पी के साथ, तो माइनस पी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? तो यानी आंसर कौन होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू माइनस पी, यानी कौन? बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, काइनेटिक एनर्जी जो है ना, पी का माइनस पी का आधा हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पी का हाफ हो जाएगा, इसको याद रखना है ना? ये अगर याद रखोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो भाई। देखो यहाँ पर रिलेशन, अगर तुमको एक फॉर्मूला यहाँ बता रहे हैं, इस फॉर्मूला को याद कर लोगे ना तो आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा हमसे। देख लो फॉर्मूला क्या है, और टोटल सुनो, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो माइनस टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। ये तो ये फॉर्मूला हो गया। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है माइनस P/2 के इक्वल होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी के बराबर और काइनेटिक एनर्जी माइनस P/2 के बराबर है ना। देखो यहाँ से हम लोग अभी लाए भी थे, तो ये चीज अगर याद कर लोगे ना तो एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। हमको बेसिकली एग्जाम पे फोकस करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वहां पर हमको, मतलब ये नहीं है कि गलत मार के आ जाए। एक्चुअली में क्या होता है ना कि बच्चे को लगता है कि अभी तो हम बना देंगे, लेकिन जैसे एग्जाम में जाता है तो वो गलत बना के आ जाता है। ये बड़ा मतलब, ये जो होता है ना, गलती से मिस्टेक किसी को बोलते हैं, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बाबू। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सुनो 12 नंबर क्या करा भाई, हाइड्रोजन परमाणु के 5वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5th ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू? 5वीं कक्षा का ऊर्जा कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की 5वीं कक्षा का ऊर्जा। क्लियर? अब देख लो, जो अब देख लो, अभी मैंने पढ़ा था, देख लो भाई, जो टोटल एनर्जी होता है बाबू, है ना, देख लो यहाँ पर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, देख लो अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये था और टोटल एनर्जी ये था। देख लो, तो अब यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में, तो क्या रिलेशन आएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा ना, देख लो, टोटल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी हो जाएगा इनटू कितना, 2। क्यों ऐसा होगा भाई? देख लो, क्योंकि टोटल एनर्जी जो था, सुन लो, देखो अभी बताया भी थे, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर था? माइनस पी के बराबर था, है कि नहीं? सॉरी, माइनस टी के बराबर था, माइनस टोटल एनर्जी के बराबर था ना। काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी के बराबर था, और काइनेटिक एनर्जी माइनस P/2 भी था, ये भी हमने बताया था। तो माइनस P/2 बराबर माइनस टी हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए P कितना आ गया बताओ? P, और बाकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा थॉट करना है, सोचना है। ठीक है, ये चीज पे आपका ना, मतलब ये तभी तुम सोच सकते हो भाई, ये तभी तुम कर सकते हो जब तुम्हारा थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर है। तो जब भी तुम क्वेश्चन बनाते हो ना, तो थ्योरेटिकल पोर्शन पे एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लो, 1-2 घंटा 3 घंटा, और थ्योरेटिकल पोर्शन में मेहनत करने के बाद जो क्वेश्चन बनाओगे तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। देखो, क्वेश्चन को रटना और बनाने में फर्क होता है। एक होता है कि क्वेश्चन को रट गया ऐसे ही, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो फोकस करते हैं बनाने के ऊपर, कैसे सोल्व होगा उसका, क्या सोल्यूशन कैसे होगा। क्लियर? चलो, तो बाबू अब यहाँ बताओ क्या होगा, 2 इंटू टोटल एनर्जी, 5वीं कक्षा में एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? 5वीं कक्षा का टोटल एनर्जी क्या होगा, है ना, 13.6 बाई Z² बाई N²।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। क्लियर? जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो 2 × 13.6 बाई एन स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देते हैं भाई, इंटू 1 का स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल देखो -13.6 नहीं ले रहे हैं, सुन लो, सॉरी ये तो माइनस में होता है ना, हाँ ये -13.6 होता है, ये माइनस तो रह ही जाएगा ना बाबू। अब देख लो जब इसको तुम डिवाइड करोगे भाई तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू भागा दिए तो -13.6/25। देखो मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ भाई तुरंत, 1 मिनट। (13.6 डिवाइड 0.54 आ रहा है। देख लो जब इसको तुम गुना करोगे ना तो ये आ जाएगा कितना, -1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो, देखिएगा, हाँ देख लो, पोटेंशियल एनर्जी होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी। क्लियर? 2 इंटू कितना, टोटल एनर्जी। अब देख लो तो 2 इंटू टोटल एनर्जी हो गया। टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब देखो n का वैल्यू 5 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 5th ऑर्बिट का बात हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। और हाइड्रोजन एटम का बात हो रहा है भाई, है कि नहीं? देखो हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है एटॉमिक नंबर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, -1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका रियल आंसर होगा। क्लियर? अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें भाई, 13 नंबर में आते हैं। और 13 क्वेश्चन में क्या करा ना, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन इतना होता है, दूसरी में कितना होगा? दूसरे में सबको पता है भाई, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, इतना है, ठीक है, पर पहला में। तो सेकंड में होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, सबको पता होगा। क्लियर? ये एकदम रिमेंबर कर लेना है। पहला में होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम चाहेंगे तो फार्मूला से निकाल सकते हैं। देख लो फार्मूला यही भी बताया भी था मैंने, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर एन जो भी पूछ रहा है, जैसे दूसरा में पूछेगा तो एन का वैल्यू 2 पुट करो, तीसरा में कहेगा तो 3 पुट करो, ठीक है। इस तरह से चौथा में पूछता है, पांचवा में किसी में पूछे, है ना। एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर? रेडियस का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, हाइड्रोजन परमाणु की भूयिष्ठ ऊर्जा इतना है, भूयिष्ठ मतलब क्या, टोटल, देख लो, और टोटल एनर्जी दिया हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? 13 है कि -13 है, देखिए -13 है, माइनस, चलो ये -13 दिया हुआ, ठीक है, किताब में दिया हुआ -13, देख लीजिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका भूयिष्ठ ऊर्जा, मतलब सुन लो, जो मैक्सिमम एनर्जी कितना दिया हुआ है, -13.6, है कि नहीं। अब देख लो, अब कह रहा है भाई कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो टोटल एनर्जी का माइनस में होता है, बराबर K = -E। काइनेटिक और टोटल एनर्जी सेम होता है, बस प्लस माइनस का फर्क होता है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे हम लोग, -13.6, माइनस तो पहले से ही था, अब बाकी -13.6 यहाँ पर देंगे, ठीक है, तो दोनों हो जाएगा +13.6, यानी हमारा आंसर कौन होगा भाई, तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ए इसका आंसर होगा। देख लो ये कितना बच्चा जो है ना, इसको -13.6 ही याद कर लेता है, लेकिन इसका रियल आंसर जो है ना +13.6 जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देख लो 15 नंबर क्या करा बाबू, हाइड्रोजन की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, अवरक्त भाग में, इंफ्रारेड में नहीं पड़ता। देख लो लाइमन सीरीज जो है ना, इंफ्रारेड में नहीं पड़ता है। क्लियर? लाइमन जो है ना अल्ट्रावायलेट में पड़ता है ना, लाइमन सीरीज पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो जो आपका लाइमन है वो कभी भी अवरक्त में नहीं पड़ेगा, है ना। अवरक्त का मतलब क्या, इंफ्रारेड, सुन लो, इंफ्रारेड में नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। देखो इंफ्रारेड का दिमाग में रखना है, IRC को बोलते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें भाई, 16 में, चलिए 16 नंबर में आते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है ना, विजुअल रीजन में पड़ता है। देख लो विच ऑफ द
विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम गोज विजुअल रीजन। तो विजुअल रीजन में कौन पड़ता है बाबू? विजुअल रीजन में तो बामर होना चाहिए, है ना। बामर जो है विजुअल रीजन में पड़ता है ना। बामर 16 का बामर, सही है ना, ये बामर। हाँ देखो, अगर आप पढ़े होंगे ना, अगर आप पढ़े होंगे तो ये टोटल का एक डाटा बना के पढ़ाया गया होगा, ठीक है, कौन कौन सीरीज कौन कौन रीजन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि परावैंगनी परिसर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के किस श्रेणी में होती है? परावैंगनी, परावैंगनी किस में होता है बताओ? लेमन में होगा। परावैंगनी तो लेमन में ही होगा। क्लियर? देख लो फिर से एक बार, परावैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट, वो लेमन उसमें चला जाएगा। इंफ्रारेड में कौन? बामर जाएगा। और जो विजुअल है ना, है ना, देख लो अभी क्या बताया था। हाँ देख लो, सॉरी, विजुअल में बामर जाएगा, ठीक है, विजुअल में कौन जाएगा? बामर जाएगा। क्लियर? देखो बाकी आगे क्या क्या आने वाला है, देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से हाइड्रोजन कौन से अवरक्त भाग में इंफ्रारेड में पड़ती है? देख लो, देखो इंफ्रारेड में लाइमन नहीं पड़ता है, लाइमन तो अल्ट्रा वायलेट में पड़ता है। बाकी जो है ना, बामर भी नहीं पड़ता है। देख लो, बामर तो पड़ता है आपका किसमें? विजुअल में पड़ जाता है, ठीक है। देख लो ये लाइमन जो है ना, लाइमन पड़ता है अल्ट्रा वायलेट में और बामर पड़ता है विजुअल में। तो इंफ्रारेड में कौन होगा? ब्रैकेट। क्लियर? ये सब देखो दो चार क्वेश्चन यहाँ से आते भी है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर भाई। रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है? द रिडबर्ग कांस्टेंट हैज, है ना, इसका वैल्यू होता है 1.097 10⁻7 मीटर इन -1। क्लियर? ये रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है, इसको रिमेंबर कर लेना। इसका यूनिट होता है मीटर -1। क्लियर? इसी को हर्ट्ज भी, सॉरी हर्ट्ज इसको नहीं बोल सकते हैं, मीटर -1 होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन क्या करे बाबू। 20 में क्या कर रहा है कि निम्न में से हाइड्रोजन परमाणु के किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम द वेवलेंथ विल बी मिनिमम। देखो वेवलेंथ मिनिमम होगा, है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन को समझ जाओगे ना तो बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। एक क्वेश्चन को समझना है खाली, तो यही मेन क्वेश्चन यहाँ पे है। अगर एक को समझोगे तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर? देख लो भाई क्या करते हैं हम लोग। देखो एक्चुअली में हम लोग करते क्या है भाई, देख लो कि, सुनो ध्यान दो कि देखो लैम्डा के लिए एक फार्मूला होता है बाबू, ठीक है। देख लो भाई, लैम्डा का जब बात हम लोग करेंगे तो लैम्डा का फार्मूला क्या होता है? RZ², है ना, देखो इसको RH भी कह सकते हैं, RZ² इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्लियर? देख लो ये फार्मूला यूज करते हैं हम लोग 1/λ का, हम लोग पढ़े भी थे, है कि नहीं। सुन लो, फोटोन के वेवलेंथ के लिए यही फार्मूला होता है। आप देख लो, तो डायरेक्टली देखो हमको इससे मतलब नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो एटॉमिक नंबर है ना। तो हम लोग डायरेक्टली जो बात कर रहे हैं ना, ये हो जा रहा है 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्लियर? इस पे मतलब प्रोपोर्शनल इसी का हो जा रहा है डायरेक्टली, है कि नहीं। अब देखो ध्यान दो, सुनो यहीं से थोड़ा सा दिमाग लगा के हमको निकालना है। तो 1/λ जो है उसका बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे N1² इंटू N2² चला जाएगा LCM में, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा? N2² माइनस N1²। इसलिए अगर लैम्डा का बात करेंगे भाई तो N1² इंटू N2 का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? N2² माइनस N1 का स्क्वायर। देख लो ये लैम्डा का फॉर्मूला आएगा। क्लियर? अब कह रहा है ना यहाँ पे, देख लो कह रहा है भाई कि किस एन का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। देख लो ध्यान दो, सुनोगे, देखिएगा। तो यहाँ पर देख लो भाई, अब N1 N2 का बात हो रहा है। देख लो जैसे मान लो पहला ए में, ऑप्शन ए में आते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन में अगर बात करेंगे लैम्डा का जब वैल्यू निकालेंगे तो N1 कितना है? 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। थोड़ा सा थॉट करना है, सोचना है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम वैल्यू निकालोगे ना, सुन लो, ये एन का मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? ये एन का मैक्सिमम वैल्यू है ना। जब यहाँ पर तुम वैल्यू निकालोगे ऑब्वियसली भाई इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा भाई, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 इंटू कितना? 16 और बाई कितना आएगा? 25 माइनस 16 कितना आएगा? कैलकुलेट कीजिए लगभग, ऊपर में 400 आएगा, 400/9 कितना आएगा ये? चलो 400/9 आ गया। सुन लो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अब अगर मान लो ना सुनो N1 N2 का जो वैल्यू है बाबू, सुनो
अब n1 इंटू का वैल्यू जो है ना, अगर मान लो कि हम रखते हैं 4 3 3 2 या 2 1 रखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है ना, सबसे ज्यादा जो वैल्यू है इसी के लिए आएगा। देख लो, जो सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू है उसके लिए लैम्डा ज्यादा आएगा। थोड़ा सा समझने वाला चीज है, सुन लो पहले, थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पर है, ठीक है। जो वैल्यू जो लैम्डा का सबसे ज्यादा होगा वो इसी डाटा के लिए होगा, 4 5 के लिए। कितना आता है इसका, पूरा कितना है ये बोला? हाँ थोड़ी ठीक है, बाकी ठीक है। चलिए ध्यान दिएगा, सुनो। तो लैम्डा का जो वैल्यू है ना, वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 5 4 उसके लिए ज्यादा बड़ा होगा, और मिनिमम के लिए छोटा होगा। देख लो 2 और 1 के लिए छोटा हो जाएगा। ऑब्वियसली तुम डाटा रख के देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि लैम्डा का मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा बाबू? तो लैम्डा का मिनिमम वैल्यू तुम खुद सोच लो, बताओ। जब एन का वैल्यू 5 4 है तो ये बड़ा वैल्यू मिल रहा है, और जब एन का वैल्यू 1 2 1 रखेंगे तो ये छोटा वैल्यू। तो हमारा आंसर कौन होगा? 2 1। क्लियर? ये हाँ, ये इसी इसी तरह से इस तरह इसको क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं। तो तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसी तरह के फार्मूला का देखो, ये तो मेन फार्मूला हो गया, और इसी में से ये हम लोग एलसीएम लेके अपना डाटा पुट किए, ठीक है, और डाटा निकाल के यहाँ पर एक मतलब हम लोग कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है, चारों को निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शंस का है ना, तो हम लोग इसको जल्दीबाजी में इस तरह से बना सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन होगा बाबू? डी। क्लियर? चलिए 21 में आते हैं बाबू, सुन लो। 21 बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन देख लो। किस हाइड्रोजन बॉन्ड किस संक्रमण की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा, है ना। देखो यहाँ पर मिनिमम का बात हो रहा था बाबू, तो सबसे छोटा वैल्यू हुआ था। अधिकतम का बात होगा तो सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन आंसर होगा? ए आंसर होगा। क्लियर? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे, है ना, मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन ला दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई। 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 में आ जाओ, ध्यान दो और सुन लो। और किसमें आवृत्ति सबसे ज्यादा होगा? सुन लो आवृत्ति। देखो न्यू का फॉर्मूला होता है 1/λ, तो जिसमें लैम्डा कम होगा उसमें आवृत्ति ज्यादा हो जाएगा। अब बताओ लैम्डा कम किसमें होगा? तो इसमें कम होगा, 2 1 में। क्लियर? अभी तो मैंने बताया था। तो इसका जिसमें कम होगा लैम्डा उसमें आवृत्ति ज्यादा होगा, तो आंसर कौन होगा? डी। क्लियर? चलिए 23 में आते हैं भाई। 23 नंबर क्या कर रहा है, सुनो। एक क्वेश्चन कर रहा है भाई, ये क्वेश्चन देखो, हाँ ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 टू n बराबर 2 में संक्रमण होता है तो कितनी स्पेक्ट्रल रेखाएं संभव है? हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 2? ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए ना हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो फार्मूला क्या भाई? तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1, ठीक है, और इंटू n2 माइनस n1 और प्लस 1/2। अगर हमको टोटल स्पेक्ट्रल, हाँ नंबर स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना है, हमको क्या निकालना भाई? स्पेक्ट्रल लाइंस, है कि नहीं? सुन लो, जब हमको स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना रहेगा ना, तो ये फार्मूला पर हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस अगर किसी भी ऑर्बिट का निकालना है, दो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बीच, है ना। देख लो यहाँ पे n बराबर 6 भी है, n बराबर 2 भी है, तो क्या होगा भाई? n2 माइनस n1, ठीक है, और इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पर पुट कर दो, सुन लो, तो कितना हो जाएगा भाई? 6 माइनस 2 और इंटू कितना? 6 माइनस 2 प्लस 1 बाई इंटू। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, कितना आएगा बताओ? ये हो जाएगा कितना? 4 इंटू 5/2। कट करेंगे दो बार में, कितना आ जाएगा? 10। हमारा आंसर कितना होगा? क्लियर? तो ये क्वेश्चंस को ना, ये जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, आप एकदम दिमाग में जहन में डाल लो, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तब, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 24 में 24 क्या कर रहा है बताओ? देख लो 24 में कर रहा है कि बामर श्रेणी की न्यूनतम और अधिकतम तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन बामर सीरीज। देख लो बामर सीरीज का जब बात होगा भाई, तो बामर सीरीज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम का जो रेशियो होता है ना, वो 5:9 होता है। डायरेक्टली देखो इस तरह के क्वेश्चन को ना डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं हम लोग, क्या कि बनाएंगे ना तो लॉन्ग जाता है। देख लो ऑब्जेक्टिव के लिए एक्चुअली में नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली बामर का जब बात होगा तो डायरेक्टली 5:9 हम याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 25 में। और 25 क्या कर रहा है बाबू? सुन लो,
हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी की श्रृंखला सीमा का मान कितना होता है बताओ। द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। लाइमन श्रेणी के लिए श्रृंखला सीमा का जो वैल्यू होता है ना, तो लाइमन श्रेणी की बात जब होगा तो इसका आंसर कितना आएगा 1/r, है ना। डायरेक्टली इसको दिमाग में रखिए, है ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा ना तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। आगे जब देखो इसके बाद जो है ना हम लोग कुछ बैचेस शुरू कर रहे हैं मेंस के लिए और नीट के लिए, तो उसमें टोटल को सॉल्व करेंगे एकदम पूरा लॉन्ग तरीका से, सबको सिखाएंगे कैसे कैसे बनता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 26 में बाबू, है ना। 26 क्या करा सुनो। रिडबर्ग नियतांक r है, ठीक है। तो रिडबर्ग नियतांक का यूनिट क्या होता है m-1, आप देख लो। और प्रकाश का चाल c है, ठीक है। देखो यहाँ पे c होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश का चाल कितना बाबू c है, ठीक है। तो आरसी का क्या होगा, देख लो। प्रकाश के चाल का यूनिट क्या होता है मीटर परफेक्ट। अब कह रहा है कि आरसी का पूछ रहा है, आरसी का, ठीक है। तो आरसी का जब यूनिट निकालोगे तो आर क्या है रिडबर्ग नियतांक है बाबू, देख लो। रिडबर्ग कांस्टेंट है आर, और सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, देख लो। ये सी है स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर, देख लो। अब आरसी का निकालना है तो ये हो जाएगा m-1 इंटू एम, देख लो। एम तो +1 में होगा नहीं यहाँ पे। अब 22 सेकेंड, तो -1 से +1 कट गया, अब बचा कितना 1/सेकेंड। इसी को हम हर्ट्ज कह सकते हैं, है ना। देख लो, या s-1 भी बोल सकते हैं, दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब जो ऑप्शन में आप उसको दिखाइए, देखो s-1 भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये आंसर कौन है, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन को रखा गया है, एटम्स में इतना क्वेश्चन काफी है। और भी जो चैप्टर था ना, और जैसे अगला जो चैप्टर होगा वो हम लोग का न्यूक्लिया ही है, उसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। उसमें रेडियो एक्टिविटी भी एक टॉपिक आता है, और तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। प्रत्येक बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि भाई इस वीडियो को ना, मतलब जितना ज़्यादा बार देखोगे उतना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। जितना भी वीडियो ना देखो, शुरू से ना हम लोग एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिए है एकदम पहला से लेकर। अगर कोई बच्चा नहीं क्लास किया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर अभी तक 12th चैप्टर तक शुरू से एकदम वीडियो बनाए हम लोग बेहतर तरीका से, और बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अगर आप 12th के विद्यार्थी हो, अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, तो शुरू से लेकर अभी तक जो भी वीडियो बना हुआ है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कम 2 से 3 बार बनाओ। मेरा यही तुमसे रिक्वेस्ट होगा। अगर तुम ऐसा कर लिया ना तो तुमसे एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा, एकदम गारंटी है। क्लियर। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।